साल 10 साल पहले से सर्च कर रहे थे। हम रूरल एरियाज में जाते थे तो कभी भी हम पोल के ऊपर में सोलर पैनल लगा देखते थे। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो कि पानी के सहारे बिना मिट्टी का खेती होता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई लोग सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम अपने घर पर बैटरी के साथ सोलर सिस्टम नहीं लगाएं और घर में डायरेक्ट सोलर से हम एसी चलाएं। इसके लिए हम आए हुए हैं बिहार के कैपिटल सिटी पटना के अगम कुआं में, जो गंगा के किनारे है। यदि हम बात करें इस घर का तो ये लगभग 1600 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जहां पर 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम की पूरी जानकारी हम समझेंगे। हमारे साथ है जय आनंद जी। ये क्या करते हैं, इनकी सोलर की जर्नी कहां से शुरू हुई है, पहले ये जानते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं? अच्छा है, आप कैसे हैं? बढ़िया है सर। सोलर का जर्नी एक्चुअली हम 8 साल 10 साल पहले से सर्च कर रहे थे। हम रूरल एरियाज में जाते थे तो कभी भी हम पोल के ऊपर में सोलर पैनल लगा देखते थे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि एक सिंगल प्लेट से क्या चलेगा, कितना चलेगा। इसकी जानकारी नहीं थी और ना कोई बताने वाले थे। अच्छा। फिर मैंने बाद में मैं अपने कंपनी के काम से सोलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटरों का ही एक सर्वे करने के दौरान गया टीम के साथ में। तब मुझे और भी डिटेल से जानकारी मिली कि मैं घर का लोड भी चला सकता हूँ सोलर से। उसके 2 साल बाद 3 साल बाद ना मैंने एक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग स्टार्ट करने का निर्णय लिया। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो कि पानी के सहारे बिना मिट्टी का खेती होता है, वो हम अपने छत के ऊपर और बिना गमलों और बिना मिट्टी के बिना मिट्टी के खेती, बिना मिट्टी और बिना गमले का या बिना कोई खाद का, बहुत बड़ी बात है हाइड्रोपोनिक। उसको मैंने स्टार्ट करने का निर्णय लिया। तो स्टार्ट करने के दौरान मुझे ना उसमें सोलर पैनल का जरूरत महसूस हुआ। मैं बहुत सारे डीलरों के पास गया, बट उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मुझे छोटा रिक्वायरमेंट था और वो हमारे लिए बड़ा रिक्वायरमेंट देते थे, जो कि बजट से में भी ज्यादा था। ठीक है। तो ऐसे सर्च करते मैंने तब जा करके कुछ साल बाद मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद बहुत सारा कंपनी को सर्च किया और लास्ट में मुझे ना लूम सोलर और मोनो क्रिस्टलाइन के बारे में, ये नया टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। देन मैंने पूरे घर के लिए एक ऑन ग्रिड सिस्टम मैंने लगवाया। लेकिन उसके पहले मैंने इस फार्मिंग के लिए छोटा सा पैनल 50 वाट का पैनल से मैं स्टार्ट किया। अच्छा, फिर दूसरा आप जब बात करें सर छोटा सोलर पैनल, आप छोटा सोलर पैनल को कैसे समझते हैं कि छोटा सोलर पैनल क्या होता है? छोटा सोलर पैनल होता है छोटे इक्विपमेंट, बल्ब वगैरह चलाने के लिए, 5 वाट का डीसी लोड चलाने के लिए वो यूज में आता है। जिसके लिए मैं आज भी यूज कर रहा हूँ। हमारे घर का किचन और पूजा घर जो है अभी भी 50 वाट के पैनल से और एक लिथियम बैटरी से चलता है। और ऐसे 4-5 50 वाट और 75 वाट का पैनल जो हम अपने फार्मिंग के लिए यूज किए हैं, जो कि ये ऑटोमेटिक टाइमर के लिए वो चलाते हैं। सो छोटे सोलर पैनल जो मांग रहे हैं, मतलब आप वो ये बोल रहे हैं कि डीसी बल्ब ये सब जो चलाना चाहते हैं उनके लिए छोटे सोलर पैनल जो 50 वाट 75 वाट का है, छोटे सोलर पैनल की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और आप अभी जो बात की सर कि बिना मिट्टी और बिना गमला के पेड़ उगाया जा सकता है, ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी क्या है? आज तक हम कभी सुने नहीं है ऐसा। ये इजराइल की टेक्निक है, जहाँ की बिना मिट्टी के ही खेती किया जाता है इजराइल में। अच्छा। पानी के सहारे, उसमें कोई मिट्टी नहीं होता है। और जैसे मिट्टी में हम लोग खाद देते हैं तो पानी में भी न्यूट्रिएंट्स जाता है, लिक्विड न्यूट्रिएंट्स जाता है, वो भी ऑर्गेनिक। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है। ठीक है, ना केमिकल होता है, ना स्वास्थ्य के लिए वो हार्मफुल होता है। सर जब आपके छत पर ना चारों साइड हम देख रहे हैं कि नेचुरल ऑर्गेनिक पौधे लगे हुए हैं, जिसमें वेजिटेबल्स भी है, फ्लावर्स भी है। एक्चुअली है क्या, ये कैसे उगता है? ये उगता है आप किसी भी पॉट या किसी भी पाइप के सहारे, उसके अंदर पानी होता है और वो पानी जो है 24/7 वो चलता रहता है। तो उसके लिए ही मुझे ना एक पंप, ऐसा पंप जो कि 24/7 चलता रहे। 24/7 जी। बिना रुके। अगर हम उसको 2-3 घंटे के लिए रोक देंगे तो पौधा मर जाएगा। अच्छा। तो इसलिए वो सर्कुलेट होता रहे पानी, ये जरूरी है। और जड़ पानी में ही होता है और पानी जो है सर्कुलेट होता रहता है।
टैंक से पानी पाइप में जाता है और वही सर्कुलेट होकर फिर से टैंक में आता है, ओके तो जिससे जड़ों को पोषण मिलता है। ओके, तो जो पानी को जो घुमाने के लिए जो डिवाइस लगा हुआ है वो क्या बिजली से चल रहा है या नहीं, सोलर से चल रहा पूरा है? तरह से ये सोलर से चल रहा है। और इन सब के लिए जितना भी सेटअप है ये लूम सोलर का 50 वाट का पैनल और 75 वाट का पैनल है, अच्छा। जिसके सारे ये पूरा प्लांट मेरा चल रहा है। तो उसमें कंपोनेंट क्या क्या लगाया हुआ है? इसमें है मेरा 50 वाट का 3 पैनल है, 75 वाट का 2 पैनल है, ओके। उसके साथ लूम सोलर का एक चार्ज कंट्रोलर है, ओके 2 से 3 लिथियम बैटरी है, ओके, और एक 3-4 टाइमर है। टाइमर, हाँ। ओके, तो टाइमर की मदद से क्या होता है ना कि हर आधे घंटे पे ऑन करता है और आधे घंटे पे ऑफ करता है। इसमें कोई मोटर भी है सर पानी जी, को जी, चलाने के लिए? डीसी पंप है। अच्छा, डीसी पंप है। ये वाटर सर्कुलेट के लिए ना सभी टैंक में डीसी पंप लगा हुआ है, जिसके सहारे वो डीसी पंप से पानी को पाइप में भेजता है और पाइप से टैंक में जाता है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि इनकी जो जर्नी शुरू हुई थी 50 वाट से, छोटे सोलर पैनल से लेके आज के टाइम में इनके घर पर 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड लगा हुआ है। और बिहार में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना आज के टाइम में डिफिकल्ट है, सही बोल रहे हैं सर? हाँ, अब पहले उसमें क्या क्या जानकारी पता होना चाहिए जो हम सर से समझते हैं? तो सर आप ऑन ग्रिड लगाए तो ऑन ग्रिड की प्रोसेस क्या फॉलो किए थे सर? ऑन ग्रिड का प्रोसेस एक्चुअली ऑन ग्रिड तो लगा लिए, लेकिन माइंड में ये भी था कि इसके लिए बिना नेट मीटर का हम सिस्टम को चला नहीं सकते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं तो इसको 2 साल पहले लगाया था। 2 साल पहले लगाने के बाद ना मुझे 6 महीना वेट करना पड़ा इसको चालू करने के लिए। ओके, कारण कि मुझे नेट मीटर का प्रोसेस करने में 6 महीने लग गए। ओके, कारण कि उस समय ही लॉकडाउन भी शुरू हुआ था, ओके। 1-2 महीना उसके कारण चले गए। और नेट मीटर का प्रोसेस यहाँ बहुत मुश्किल था, किन्हीं को जानकारी नहीं था कि नेट मीटर का प्रोसेस करेंगे कैसे। ओके, अभी के डेट में ये नेट मीटर प्रोसेस बहुत इजी हो गया। अगर कोई भी कस्टमर कोशिश करे तो 15 से लेके 60 दिन के भीतर उनका नेट मीटर बिना कोई दिक्कत का लग सकता है। अब यहाँ पर सर हम जानना चाहेंगे, कई व्यूअर भी जानना चाह रहे हैं कि ये नेट मीटर होता क्या है और इससे फायदा क्या मिलता है? नेट मीटर क्या होता है, ऑन ग्रिड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑन ग्रिड में हम बैटरी बैकअप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका इन्वर्टर में बैटरी बैकअप का कोई जगह नहीं होता है। ओके, समझ आप गए। डायरेक्ट ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और डायरेक्ट ग्रिड को आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ओके, अगर दिन के समय में आपके घर में अगर लोड है, सपोज कीजिए मेरे 3 किलोवाट का सिस्टम 15 यूनिट पर डे जनरेशन देगा और हमारे घर में अगर 5 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, तो बाकी का 10 यूनिट जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो नेट मीटर के थ्रू बिजली बोर्ड को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, चला जाता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर नेट मीटर, और सर इसके बाद आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन देखे थे? मेनली मैं तो ऑन ग्रिड देखा था, ऑफ ग्रिड देखा था और हाइब्रिड देखा था। बट इच्छा तो थी हाइब्रिड लगाने की, क्योंकि हाइब्रिड काफी कॉस्टली था और हाइब्रिड के साथ में हम बैटरी अटैच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। समझ तो गए। मैं बैटरी बैकअप से ऐसे भी बचना चाह रहा था, क्योंकि एक बार में 4 से 8 बैटरी लगाना वो हमारे लिए काफी महंगा पड़ रहा था। ओके, और सिस्टम का कॉस्ट मुझे कम करना था, ऐसा सिस्टम लगाना था जिसका कि रिटर्न मुझे जल्दी मिल जाए। ओके, ठीक है, और एनर्जी भी वेस्ट नहीं जाए। तो सर एक चीज, आप पटना में रहते हुए ऑन ग्रिड लगाए, आप बिहार के कई लोकेशन के बारे में जानते हैं, तो किन किन लोकेशन को ऑन ग्रिड की जरूरत है और कहां पर ऑफ ग्रिड की जरूरत है? हमारे ख्याल से अभी के समय में बिहार के सभी स्टेट, एक आध डिस्ट्रिक्ट जैसे नालंदा का इस्लामपुर, नवादा, इन सब जगहों को छोड़कर बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में ऑन ग्रिड लगाया जा सकता है। कारण कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर है। अभी 24 में 20-22 घंटे बिजली आसानी से उपलब्ध है। तो सर ऑन ग्रिड लगाने के लिए कोई लगाना चाहे तो उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको जब सिस्टम वो इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल कराने के बाद इंस्टॉल होते ही उनको नेट मीटर के लिए अप्लाई कर देना चाहिए अपने नियरेस्ट जो बिजली बोर्ड है, बिजली ऑफिस है उनका, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहाँ नेट मीटर के साथ वो वहाँ सबमिट कर दें। ओके, सबमिट करने के बाद में
अगर वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए तो वो नेट मीटर का प्रोसेसिंग करवा करके, फॉरवर्डिंग करवा के वो खुद उसको MRT में चले जाएं लेकर खुद से, ताकि उनका समय कम हो जाए। ओके, ठीक है, ओके। तब जाकर के उनका 15 दिन में भी संभव है कि वो नेट मीटर से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन ग्रिड में एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के दिन में देखा जा रहा है, बिल एडजस्टमेंट। सर, आपका नेट मीटर लगाने के बाद क्या बिल सही से आ रहा है या दिक्कत हुई है? नहीं, स्टार्टिंग में बिल में दिक्कत हुआ था। किस टाइप की परेशानी आई थी? दिक्कत हुआ था कि पहला जो बिल आता है ना, तो पहला बिल आपका वहाँ पे ऐड करवाना पड़ता है कि आपका बिल लेस हो रहा है कि नहीं। तो मेरा भी बिल लेस होके नहीं आ रहा था। अच्छा। तो मैंने ना 5-6 महीने बाद जाकर के बिल को लेस करवाया था, कारण कि वो सिस्टम में वो ऐड नहीं किया हुआ था। उसमें मेरा इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया बिजली और मेरे द्वारा एक्सपोर्ट किया हुआ बिजली, ये एक्सपोर्ट किया हुआ बिजली माइनस होकर के आना था। ओके। लेकिन वो नहीं आया। फिर मैंने जाके कंप्लेन किया, देन वो फिर उसको एडजस्ट कर दिए। अब हम समझते हैं ऑन ग्रिड में कंपोनेंट क्या क्या लगता है। तो सर, ऑन ग्रिड में आपके घर में क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है? ऑन ग्रिड में सबसे पहले लगता है आपका सोलर पैनल तो हो गया। ओके। सोलर पैनल के बाद में GTI इन्वर्टर। ओके। ऑन ग्रिड इन्वर्टर, स्ट्रक्चर। ओके। स्ट्रक्चर अगर लो में रखना है तो लो, हाई राइज रखना है तो हाई राइज। उसके अलावा वायर कनेक्टर, DCDB बॉक्स, ACDB बॉक्स। ओके। बट मैंने DCDB ACDB बॉक्स अभी लगाया नहीं है, क्योंकि सिस्टम को मुझे अपग्रेड करना है। ओके। ठीक है। उसके अलावा लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग मस्ट है। अगर लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग किट नहीं होगा तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पास नहीं होगा नेट मीटरिंग के लिए। सर, नेट मीटरिंग में काफी जगह ये दिक्कत आ रही है कि नेट मीटर रीडिंग करने लोगों को नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपके यहाँ पर जो नेट मीटर लगा था, क्या इस टाइप की कोई परेशानी आई थी? नहीं, इस तरह का परेशानी तो नहीं आया है, कारण कि नेट मीटर में ये सारा कुछ शो करते हैं कि आपने कितना इंपोर्ट किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, कितना यूनिट आपने एक्सपोर्ट किया, ये सारा कुछ मिलता है। और कितना जनरेशन कर रहा है वो मेरा GTI इन्वर्टर ऑलरेडी शो करता है। ओके। तो इसमें कोई परेशानी नहीं आई। और ऑन ग्रिड लगाने के लिए सर, और वहाँ पर यदि कोई कस्टमर ये वीडियो देख रहे हैं और वो ऑन ग्रिड लगाना चाहते हैं, तो इन बिहार के घरों में एवरेज सैंक्शन लोड कितना रहता है? अप्रॉक्स आपका 3 किलो। ऐसे तो एवरेज सैंक्शन लोड जो है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ओके, इतना ही मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक कि जिनका रिक्वायरमेंट भी अभी बढ़ के 3 से 5 हो गया है, बट उनका अभी रिवाइज नहीं करवाए हैं या उनको पता ही नहीं होता है कि सही में मेरा इतना किलोवाट का लोड है कि नहीं। तो एवरेज आपको 2 से 3 किलोवाट मिल जाएगा। तो जिनका एवरेज सैंक्शन लोड 3 किलोवाट है, वो कितने किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं? जिनका सैंक्शन लोड 3 किलोवाट है वो 3 किलोवाट तक का ही लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर उनका लोड ज्यादा है तो वो लोड को बढ़वा लें। लोड बढ़वाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो ऑनलाइन ही हो जाता है, बहुत इजी प्रोसेस है। मोबाइल से ही आप अपना लोड को बढ़वा सकते हैं। सर, यहाँ पर जो सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं घरों के ऊपर, वो उनको आज के टाइम में सब्सिडी नाम का वर्ड उनको सुनने को मिलता है। बिल्कुल। जिसके कारण वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सब्सिडी के थ्रू लगाए, सब्सिडी के बिना लगाए। इस टाइप के कुछ आपके साथ हुआ है? सब्सिडी के बारे में तो मुझे भी पता था और मैंने भी अप्लाई किया था, बट ये मुझे पहले ही पता था कि सब्सिडी मिलना मुश्किल है। कारण है कि यहाँ पे ना 2 से 3 साल पहले ना सब्सिडी पहले वेंडर देते थे, और ये 3 साल पहले अब सब्सिडी जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास ही चला गया है। अब आपको सब्सिडी लेना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पोर्टल पर जाकर, जब उनका ओपन है सब्सिडी के लिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और पहले क्या होता था कि वेंडर से आप सेट पूरा पैसा परचेज कर लेते थे पैसे देकर, और आपको 1.5-2 साल में सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाता था। अच्छा। बट अभी क्या है कि सब्सिडी का पोर्टल जैसे ही खुलता है तो 3 मेगावाट के लिए निकला तो पता चला कस्टमर ने 300 मेगावाट का अप्लाई किया। अच्छा। और जिस कारण से ये 2019-20 का ही इतना सारा पेंडिंग है, जिनको कि गवर्नमेंट को क्लियर करते करते ही आपको 3-4 साल लग जाएगा। जी। ओके। तो उसके इंतजार में अगर रहते तो पता चलता कि मेरा सिस्टम और भी महंगा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सब्सिडी का रेट जो है, प्राइवेट वाले अगर 70,000 में 1 किलोवाट देते हैं तो सब्सिडी वाले 17,000 में 1 किलोवाट देते हैं। तो 17,000 17,000।
बट दोनों का अगर 17 और 70 है हाँ। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी और सर्विसेज का भी बहुत फासला है। हम 70,000 में मोनो पर्क लेते हैं, हाँ। मोनो पर्क हाफ कट सेल ले सकते हैं, और 17,000 में मुझे पॉली पैनल मिलते हैं। प्लस एक बार आपका इंस्टॉलेशन हो गया तो सर्विस के लिए आप कंप्लेन करते रहिए, शायद आपके वो जो वेंडर हैं शायद 1 साल होते होते पहुंच जाए। बहुत सारे कस्टमर तो ऐसे वो चीरकर 10 महीना वेट करने के बाद सिस्टम खराब हो गया उनका, और 10 महीना वेट करके उन्होंने चीरकर बोल दिया कि आप सिस्टम यहाँ से हटा लो। सर यहाँ पर हम कई कस्टमर से मिले हैं, वो सोलर पैनल को ना साइज से आइडेंटिफाई करते हैं। हमें जैसे छोटा चाहिए, हमारे को ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कॉलोनी में नहीं, कॉलोनी में लगाए हैं सोलर पैनल। हमें देखो इस तो कॉलोनी में वो क्या लगा रखे हैं मैं बता रही हूँ। जैसे आपका ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा है बजट का ये किसान का, ऐसे वो लगा रखे कि ये इतना बड़ा सोलर पैनल है, ये बढ़िया है। ये साइज से लोग सोलर पैनल खरीदना चाहिए या किस तरीके से सोलर पैनल वो सेलेक्ट करें? कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से खरीदना चाहिए। अच्छा। अभी जो करंट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपका मोनो पर्क हाफ कट सेल बाइफेशियल, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ओके। इसके ठीक सेकंड लास्ट टेक्नोलॉजी है आपका मोनो पर्क हाफ कट सेल। ठीक है, तो पहला तो समय के साथ टेक्नोलॉजी को देख के चूज करना चाहिए। दूसरा कैपेसिटी, उनको कितना किलोवाट का लोड चलाना है। ओके। 24 आवर उनको कितना किलोवाट का लोड चलाना है, उसके कैपेसिटी के हिसाब से उनको चयन करना चाहिए। और सर कई लोग ये जानना चाहते हैं और पूछते भी हैं कि जितना पैसा हम सोलर में लगाएंगे उससे बढ़िया है कि हम बैंक में रखते, बैंक का इंटरेस्ट रेट से इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर देंगे। इस बात से आप कितना सहमति है सर? हम इस बात से पूरी तरह से असहमत है। कारण कि बैंक का इंटरेस्ट रेट आज के डेट में 3 से 5% है। ओके। ठीक है, जबकि बिजली बिल जो हमारा है, अगर हम 1 महीने का बिजली बिल मेरा 6 से 8 हजार आता है, अगर हम मान लीजिए 2.5-3 लाख रुपया सोलर सिस्टम में लगाते हैं तो कम से कम मुझे 450 यूनिट बिजली उससे मिलती है। राइट। ठीक है, 450 यूनिट कॉमर्शियल रेट से आपका 4500 रुपया महीना होता है। अगर 3 लाख रुपया अगर हम बैंक में जमा करेंगे तो 4500 रुपया का इंटरेस्ट मुझे नहीं मिलेगा। प्लस मेरा लगाया हुआ पूंजी आने वाले 4 से 5 साल में मुझे रिटर्न हो जाएगा। सही बात है। सोलर पैनल पर 25 साल का वारंटी है, परफॉर्मेंस वारंटी वो भी। ओके। 25 साल तक मुझे 5 साल में तो मेरा कॉस्ट रिकवर हो गया, और आने वाला 20 साल मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। यहाँ पर यदि 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने की खर्च की बात करें तो बैटरी वाला और विदाउट बैटरी वाले की प्राइस क्या पड़ता है सर? ऑन ग्रिड में अगर जाए तो अप्रॉक्स 1 kVA में 80,000 का कॉस्ट आएगा। ओके। सब कुछ इंक्लूड करके। ओके। नेट मीटर को छोड़कर। ओके। नेट मीटर आ जाएगा बट नेट मीटर का प्रोसेसिंग को छोड़कर। ओके। ठीक है, और ऑफ ग्रिड में जाएंगे तो अप्रॉक्स 98,000 का कॉस्ट आएगा। ओके। विद बैटरी। ओके। ये लमसम लमसम जी। तो सर 5 से 10% प्लस माइनस होगा उनका जो साइट का हाइट है उसके अनुसार। ओके सर, यहाँ पर 1 लाख रुपया लमसम दिख रहा है। बिल्कुल। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वन टाइम में बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। क्या इसके लिए EMI लोन की सुविधा यहाँ उपलब्ध है? यहाँ पर कंपनी की तरफ से तो कोई उपलब्ध नहीं है, और ऐसे लोग अगर क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको पेमेंट करवा दिया जाता है और 12 महीने का EMI कन्वर्ट कर दिया जाता है। बट यहाँ पर ऐसे लोन की जरूरत है कि जितना मान लीजिए उनका 2000 का बिजली बिल आता है तो उनका EMI भी 2000 रुपया का अगर बांध दिया जाए तो उनके लिए काफी सुविधा होगा। उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने बिजली बिल भरा या सोलर का कॉस्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह का लोन का यहाँ रिक्वायरमेंट है। अगर वो कंपनी की तरफ से हो तो बहुत अच्छा। सर यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे कि प्राइस मार्केट में ज्यादा कम देखने को मिलता है, तो कस्टमर ये समझना चाहते हैं कि बेनिफिट से यदि हम ज्यादा प्राइस वाला सोलर सिस्टम लगाएं तो उसमें फायदा क्या मिलेगा? ज्यादा प्राइस, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना उसका एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी बेहतर होगा।
ओके। ठीक है, पहले हम लोग का ट्रेडिशनल पैनल था पॉली पैनल। तो पॉली पैनल का आपका एफिशिएंसी भी कम है, प्राइस भी कम है। ठीक है, उसके बाद मोनोक्रिस्टलाइन आया, तो मोनोक्रिस्टलाइन का सेल क्वालिटी बेहतर है, तो उसका प्राइस भी बेहतर है। ओके। ठीक है, प्लस कंट्री का बात है, अगर कोई मेड इन चाइना प्रोडक्ट है या मेड इन जर्मनी, तो दोनों का प्राइस में भी डिफरेंस है और आपका एफिशिएंसी में भी डिफरेंस पड़ेगा। आप जितना ज्यादा पैसा लगाते हैं उतना ज्यादा एफिशिएंसी आप उससे पाते हैं। तो सर अभी मार्केट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल क्या चल रहा है? अभी मार्केट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपका मोनोपर्क हाफ कट सेल शार्प बाइफेशियल है, जो कि सेल पैनल के ऊपर से भी चार्ज करता है और बैक साइड से भी 30% एडिशनल एफिशिएंसी देता है। ओके। तो यहाँ पर सर कई लोग अपनी जगह के अकॉर्डिंग सोलर पैनल का सिलेक्शन करते हैं। बिल्कुल। और शहरों में लोगों के पास जगह बहुत कम रहता है, तो जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये घर की साइज कितना है और कस्टमर को बेनिफिट्स कैसे मिलेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल लगाने से? एक्चुअली शहर का जो जमीन होता है क्योंकि बहुत लिमिटेड होता है, फ्लैट या घर जो होता है, और वहाँ पे छोटे छोटे जगह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ओके। तो जगह बचाने के लिए अगर मान लीजिए हम कोई ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, सपोज कीजिए 3 किलोवाट मुझे यही इस्तेमाल करना था, तो 3 किलोवाट के लिए ना मुझे 10 पैनल लगेंगे, तो 10 पैनल का स्पेस। और अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाइफेशियल इस्तेमाल करते हैं तो वो 10 पैनल के जगह पर ना मुझे मात्र 6 पैनल लगाने पड़ेंगे। समझ गए। जिसके कारण मेरा जगह भी बचा, स्ट्रक्चर का कॉस्ट भी बचा, ओके, वायरिंग का कॉस्ट बचा, ओके, इंस्टॉलेशन का कॉस्ट बचा। तो ये बहुत कुछ बचत है। अगर हम कंपेयर करें आपको सस्ते प्रोडक्ट और महंगे प्रोडक्ट में, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाकर के हम उससे भी कम रेट में आ जाएंगे अगर मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया तो। सर यहाँ पर कई लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ पर हम आपका देख रहे हैं कि हाई राइज लगाया हुआ है, इसका बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहा है? इसका बेनिफिट ये है कि अभी तो नहीं, हाई राइज होने के कारण है कि हम नीचे में हम छत का नीचे का जगह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये मेरे यूज का है, तो इस कारण से मैंने इसको हाई राइज रखा है। हाई राइज के साथ साथ मैंने ना हॉट डिप गैल्वेनाइज का इस्तेमाल किया है। ओके। ये भी मुझे लूम सोलर से ही लेना पड़ा, कारण कि बाहर में कहीं पर भी हॉट गैल्वेनाइज अवेलेबल नहीं है ईजीवे में। ओके। ठीक है, अगर आप परचेज करने भी जाएंगे तो मुझे उसके जगह पर लोहा दे देंगे, इजीली अवेलेबल नहीं है जी। तो इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है कि अगर पैनल का वारंटी 25 साल है तो स्ट्रक्चर भी ऐसा हो कि उसके साथ साथ चले। ऐसा ना हो कि पैनल का वारंटी मेरा 25 साल है और 5 साल में अचानक से स्ट्रक्चर मेरा गिर गया, पैनल मेरा डैमेज हो जाएगा। डैमेज का कोई वारंटी नहीं होता है। तो इसलिए स्ट्रक्चर भी ऐसा हो कि पैनल के साथ साथ चल सके, टिकाऊ हो। ठीक है सर, ये तो रही सोलर सिस्टम की पूरी जानकारी। सर ये सोलर सिस्टम लगाने का मेन फायदा आपको क्या दिख रहा है? मेन फायदा दिख रहा है मेरा बिजली यूनिट का बचत। ओके। ठीक है, दिन के समय में अगर मेरे घर में लोड है तो वो मैं डायरेक्ट सोलर से ले लेता हूँ। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है और लोड कम है तो वो एक्स्ट्रा जो यूनिट है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं गवर्नमेंट को। ओके। जो हमारे बिजली बिल से लेस हो जाता है। आप बिजली बिल एक बार दिखा सकते हैं सर? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें देखिए सबसे ऊपर कॉलम में जो दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने बिजली बोर्ड से लिया है। 3758 यूनिट। 3758 यूनिट, ठीक है। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये मेरा एक्सपोर्ट किया हुआ यूनिट है। एक्सपोर्ट किया हुआ यूनिट मीन्स जो बिजली सोलर से मुझे मिला बट उसका इस्तेमाल नहीं कर सके, मेरे यहाँ लोड नहीं था, उस दौरान ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक्सपोर्ट हो गया 841 यूनिट। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बिजली बिल में भी वो आ जाता है। तो ये बिजली अमाउंट जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है वो कहाँ पर है इसमें? ये टोटल अमाउंट ये है, यहाँ कहाँ पर है? देखिए यहाँ पे 28,127 रुपए का बिल है। इसमें मैंने इसके पहले का बिल मेरा 5937 लेस हुआ है, ठीक है। और अभी मुझे 841 यूनिट का और रिइंबर्समेंट मिलेगा इस बिल में। तो आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा था? अभी मैंने इसको पे किया नहीं है, ये अभी पेंडिंग है। अच्छा, ठीक है, इसको मैं आने वाले हफ्ते में पे करूंगा। अच्छा, तो आपका तो मुझे अप्रॉक्स इसमें पे करना पड़ेगा। ये 28,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, तो मुझे अप्रॉक्स इसमें ज्यादा नहीं, कम से कम
10,000 पेड करने पड़ेंगे। अच्छा, तो आपका 28,000 में 10,000 मुझे पेड करना पड़ेगा, यानी 18,000 का बिजली मैंने सेविंग सोलर से लिया। ठीक है सर, इस सोलर सिस्टम में कोई ऐसे खामियां हैं जो आपको लगता है कि कोई और टेक्नोलॉजी होता? बिल्कुल, एक ही खामी है, मात्र और मात्र एक डिमेरिट है कि जब आपका ग्रिड का लाइट कट जाता है तो आपका ये सिस्टम काम नहीं करेगा। ओके, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है ऑन ग्रिड के बारे में, ऑन ग्रिड पर जाने के लिए। ओके, ठीक है, बस यही एक मात्र डिमेरिट है। ऐसे लाइट तो करता नहीं है, लेकिन कभी कभी 8 घंटे लाइट चला जाता है। तो 5-10 मिनट की जो पावर कट होती है उस समय आप क्या करते हैं? उस समय एक छोटा बैकअप है, बैटरी बैकअप है इन्वर्टर का, ओके, उससे काम चल जाता है। ओके, ठीक है, बट 2 घंटे 3 घंटे अगर लाइट करती है तो 2 घंटे 3 घंटे का जनरेशन का भी तो लॉस हुआ मेरा। एकदम हुआ। ठीक है, तो वो एक डिमेरिट है, और बाकी सब कुछ ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि मेरा लाइट कटे या ना कटे फिर भी मेरा ऑन ग्रिड काम करता रहे, नहीं तो कम से कम मेरा सोलर जनरेशन देता रहे, वो जनरेशन लॉस ना हो, तो वो सॉल्यूशन है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। यदि आप भी अपने घर या ऑफिस या स्कूल में सोलर पैनल लगाना चाहते हैं और इस वीडियो में कुछ ऐसा जो हम नहीं डिस्कस किए हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। घर पर सोलर सिस्टम लगाना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बिना जाने बिना समझे सोलर पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए लूम सोलर के डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो पटना के गुलजार बाग एरिया में अवेलेबल है, वहां पर शॉप पर आ सकते हैं, आप वहां में पूरी जानकारी समझ सकते हैं, वह आपके लिए अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं कि लूम सोलर के इंजीनियर आपके घर पर जाएं और पूरी जानकारी समझे कि आपके यहाँ पर कितने किलोवाट का मीटर लगा हुआ है, कितना एरिया है, कौन सा सोलर सिस्टम आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा, तो इसके लिए हमारे वेबसाइट www.loomsolar.com से इंजीनियर विजिट बुक कर सकते हैं और वह आपके घर पर जाएंगे, आपकी पूरी रिक्वायरमेंट को समझेंगे, फिर आपको सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।